गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आज फिर से हम आपके 10th इतिहास के जो स्पेशल बैच खोले हैं उसमें फिर से 10th इतिहास ही लेकर आए हैं। और आज के पहला इकाई का जो पॉइंट बचा हुआ है सन 1848 ईस्वी क्रांति वो पढ़ाएंगे आज। क्या आप ऑनलाइन वाले भाई आपको आवाज जा रहा है? हेलो, सुन पा रहे हैं हमको आप? यस सर, यस आवाज पहुंच रही है? यस सर, यस ठीक ठीक, ओके। सन 1848 ईस्वी की क्रांति, आज यही होगा माय डियर। हमने इससे पिछले क्लास में आप लोगों को सन 1830 ईस्वी क्रांति पढ़ाए थे और आज होगा 1848 ईस्वी क्रांति पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या खेला होता है नहीं होता है। बिल्कुल 1 मिनट कम से कम शांत होकर ध्यान को एक जगह एकाग्र करके सुनिए कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको। अच्छा, एक और आ गए, सुनिए क्या है माय डियर। आपने 1830 ईस्वी की जो क्रांति पढ़ा तो उसमें आपने ये देखे कि 1824 ईस्वी में जो शासक बना चार्ल्स टेन, उसका कुछ ही दिनों में विरोध शुरू हो गया और फिर 30 में वो हट गया। और 30 में फ्रांस का शासक कौन बना उस पर आज चर्चा करेंगे। उसी से संबंधित ये आंदोलन है। अर्थात ये क्लियर हो गया कि 1848 ईस्वी की जो आंदोलन है, क्रांति है, ये भी फ्रांस में ही हुई थी। जी हाँ, ये भी फ्रांस में ही हुई थी। तो ध्यान से सुनिएगा कि 1830 ईस्वी में, जी हाँ 1830 ईस्वी में जो फ्रांस थे ना, उसके शासक बना था लुई फिलिप। जी, लुई फिलिप शासक कौन बना? शासक माय डियर कौन बना? लुई फिलिप। लुई फिलिप, जी ये लुई फिलिप वहां के शासक बने। कहां के? फ्रांस के। कितने ईस्वी में? 1830 ईस्वी। और ये शासक बनते ही फ्रांस की स्थिति को सुधारने का प्रयास करने लगा। मैं बता दूं कि फ्रांस की स्थिति जो गड़बड़ थी, जिसके चलते जनता नाराज होकर 30 में चार्ल्स टेन और कौन भागा था, याद है आप लोग को? पोलिग्नेक। कौन? चार्ल्स टेन और पोलिग्नेक दोनों गद्दी छोड़कर भाग गया था। तो उसके बाद ये बना कौन? लुई फिलिप। कहाँ के शासक? फ्रांस के। अब देखिए लुई फिलिप जो उन लोग में कमी था उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। तो ये प्रयास करने लगा और प्रयास करने के क्रम में मैं बता दूं थोड़ा सा, 1840 आ जाइए। कितना? 1840 में ये लुई फिलिप ने बनाया गीजो को अपना प्रधानमंत्री। किसको? गीजो कौन थे? एक समान व्यक्ति थे। इसको क्या बनाया? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। कहां का बना? ये प्रधानमंत्री बना बेचारा। कौन? 1800। इसको इस साइड लिख दें तो और बेटर हो जाएगा ना। इस जगह यहां पर कम है, इस साइड लिख देते हैं। गीजो प्रधानमंत्री, जी 1840 ईस्वी ये बनाया। वैसे लुई फिलिप ही इसको गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। अब यहां पर दो को हो गया। कौन? एगो लुई फिलिप, एगो गीजो। अब दोनों शासन करने लगे। लेकिन मैं बता दूं दोनों में सुधार करने वाला गुण नहीं था। जो बिगड़ा हुआ हाल था उसको सुधारने का गुण दोनों में से किसी में नहीं था। तो क्या होगा? फ्रांस के लोगों को तो एक बार मन परिका हुआ है कि दो को तो मुंह थकुच के भगाया है ये, तो क्या ये लोग रुकेगा? ये लोग नहीं रुका मेरे भाई।
मैं थोड़ा सा एक दो को कमी बता देता हूँ। लुई फिलिप क्या किया, यहाँ पर गरीब था, एगो अमीर था, तो इसको लगा मैं किसको साथ लेके चलूँ। इन्होंने क्या किया, अमीर लोग को साथ लेके चला था, अर्थात हर काम किसके हित में करते थे, अमीर के हित में। अर्थात वहाँ पर गरीब लोग इससे क्या बन गए, विरोधी बन गया। आया गीजो प्रधानमंत्री 1840 ईस्वी में, गीजो भी वही काम करने लगा और गीजो से भी लोग नाराज हो गया, अर्थात गरीब लोग नाराज हो गया। इसी बीच मैं बता दूं कि ये लोग जो अड़ोसी पड़ोसी देश था उससे भी अच्छा दोस्ती नहीं कर पाए थे, अच्छा संबंध नहीं बना पाए थे, अर्थात अड़ोसी पड़ोसी भी इसको अच्छे नज़र से नहीं देखते थे। अर्थात पहले जो अड़ोसी पड़ोसी देश था वहाँ की जनता अगर वहाँ जाते थे तो उसका थोड़ा रिस्पेक्ट होता था, लेकिन अब इन दोनों के कारण से पड़ोसी देश भी वहाँ की जनता को रिस्पेक्ट करना क्या किया, छोड़ दिया, सहायता करना छोड़ दिया। अर्थात फ्रांस का हाल पहले से भी बदतर हो गया, पहले जो था उससे भी बदतर हो गया। अब ये दोनों भुखा गया, कौन, ये दोनों। फ्रांस में भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब विकराल रूप धारण कर दिया। बहुत कहीं कभी वो अकाल पड़ जाता था, किसान खेती नहीं करते थे, उसके पास पूंजी नहीं था, तो अन्न की कमी हो जाती थी। इसी बीच में बता दूं मेरे भाई, हुआ क्या था, एक बार 22 फरवरी 1948 ईस्वी की बात है। 22 फरवरी 1948 ईस्वी की घटना है। इस घटना से पहले एक व्यक्ति का नाम सुन लीजिए, वो व्यक्ति थे थियर्स। अगर इस यहाँ पर आइएगा तो थियर्स को याद रखिएगा। अब देखिए, ये थियर्स कौन थे, ये नेता थे, कहाँ के, जब गड़बड़ी होगा तो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए नेता का जन्म होता है नहीं होता, ये नेता का जन्म ले लिया, कहाँ, थियर्स। अब इसके नेतृत्व में जनता क्या होने लगा, एकजुट होने लगा, किन दोनों को भगाने के लिए, इन दोनों को भगाने के लिए। और इसी के नेतृत्व में मैं अभी बता रहा था कि 22 फरवरी 1948 ईस्वी की बात है मेरे भाई। एक थियर्स ने एक विशाल भोज का आयोजन किया और उस भोज का मुख्य मकसद था कि इन दोनों के विरुद्ध वातावरण तैयार करना। किन दोनों के विरुद्ध, लुई फिलिप और गीजो के विरुद्ध विरोध का वातावरण तैयार करना। और ये दोनों को भी अनुभव हो गया था कि थियर्स जो 22 फरवरी 1948 को भोज का आयोजन किया है, इससे मेरा खटिया क्या सब टांग टूट जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया, उस भोज को रोकने का प्रयास किया और भोज के जो आयोजन हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया, तो लड़ाई झंझट मारपीट तो होगा। इसमें बहुत सारे लोग का मौत हो गया था। मौत होने के बाद ये लोग लाश को लेकर रोड पर प्रदर्शन करने लगे और फिर ये दोनों इस तरह से मजबूर हुआ माय डियर कि 24 फरवरी कितना को, 22 की जगह कितना, 24 फरवरी 1948 को ये दोनों को भी भागना पड़ा। कहाँ भाग गया दोनों, कहाँ भाग गया, याद है, इंग्लैंड। ये भी कहाँ चल गया, इंग्लैंड। तो इसी क्रांति को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से निर्णायक रूप में कहाँ पहुंचा था, कब, 1948, इसलिए इसको सन 1948 क्रांति के नाम से जाना था। और बहुत निर्णायक हुआ था ना कि लुई फिलिप और गीजो जैसे महान व्यक्ति को यहाँ से भागना पड़ा था। अर्थात देख लीजिए, जनता का और मन बढ़ गया ना। एक बार तो उन्होंने चार्ल्स टेन को भगाया, एक बार फिर किसको भगा रहा है, ये लुई फिलिप और गीजो को। शायद समझ गए इसको, पूरी कहानी को। चलिए, अगर इसको आप समझ गए हैं तो इसको नोट कीजिए तो नोट। क्या ऑनलाइन वाले भैया समझ गए, दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, नहीं दिक्कत है तो लिखिए, नोट कीजिए इसको, लिखिए। 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना
1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना, जो अमीरों को ध्यान में रखकर शासन करने लगा। अमीरों को ध्यान में रखकर शासन करने लगा। अमीरों को ध्यान में रखकर शासन करने लगा। इससे वहां के गरीब एवं आम जनता दुखी होकर लुई फिलिप के खिलाफ रहने लगा। इसी बीच लुई फिलिप 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पूर्ण विराम। गीजो में सुधारात्मक गुण नहीं था। परिणाम स्वरूप फ्रांस की स्थिति सुधरने के जगह और बिगड़ने लगा। तब थियर्स के नेतृत्व में शासक के खिलाफ लोग एकजुट होने लगा। इस क्रम में 22 फरवरी 1948 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। जी हाँ, एक विशाल भोज का आयोजन हुआ जिसमें काफी अधिक लोग पहुंचा, जिसके प्रभाव से लुई फिलिप और गीजो को 24 फरवरी 1948 ईस्वी को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। यही क्रांति क्या कहलाते हैं? फरवरी 1848 ईस्वी क्रांति या सन 1848 ईस्वी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या आप लोग समझ गए इसको? बढ़िया से लिख भी लिए ना? तो इसको समझ भी गए और लिख भी लिए। हम आगे बढ़ते। अगला पॉइंट बताइए थोड़ा जल्दी में। क्या है अगला पॉइंट जी? इटली का एकीकरण। राइट। अगला पॉइंट है आपका इटली का एकीकरण। जी, आप लोग कॉपी के बीच में इटली के एकीकरण लिख लीजिए। कॉपी के बीच में लिखिए इटली का एकीकरण। कॉपी के बीच में देखिए, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे भी इटली का एकीकरण। जी हाँ, इटली का एकीकरण अच्छी तरह से लिख लीजिए। ऐसे ही आप लोग भी इटली का एकीकरण, इस पर हम डिटेल से बताएंगे क्या है नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा शांत रहिएगा। फिर इसके विषय में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में वो भी हम बताएंगे बढ़िया से। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे, पेन नीचे रख दीजिए, बिल्कुल ध्यान से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये इटली क्या है। ये एक देश है। क्या है? देश है। किस महादेश के जानते हैं? किस महादेश का? यूरोप महादेश का। जी, यूरोप महादेश। जी हाँ, यूरोप महादेश का इटली क्या है? एक देश है। और मैं बता दूं कि इटली प्रारंभ में तो खूब शक्तिशाली भी था, लेकिन मैं बता दूं आपको 20वीं शताब्दी आते आते बिल्कुल ही बिखर पिखर गया था, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। तब वैसे 19वीं शताब्दी के शुरू में ही ऐसा हो गया था। हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के शुरू में ही इसका हाल गड़बड़ा गया था। तो मैं लगभग एक ईस्वी की बात बता रहा था कि 19वीं शताब्दी जो है ना,
1900 ईस्वी के आसपास ही इटली बिखर चुका था और इसके अधिकांश क्षेत्रों पर या तो फ्रांस का अधिकार था या तो फ्रांस का अधिकार था या फिर अदर देश का अधिकार था इस पर, लेकिन अधिकांश पर इसका फ्रांस का ही अधिकार था। बाद में आके फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया आके इसके अधिकांश क्षेत्रों पर फिर अधिकार कर लिया और कुछ दिन के बाद तो यही दो को बच गया था, एक पर ऑस्ट्रिया और दूसरा भाग पर फ्रांस बचा था। तो इसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया था। अब आइए कि ये हुआ कैसे, फिर ये कैसे हुआ, कब एक हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो इटली टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था और इस पर कहीं पर तो फ्रांस, कहीं पर क्या ऑस्ट्रिया, कहीं पर अदर देश था। इसको एक करने के लिए 3 को महापुरुष आया सामने में। जी हाँ, इन तीनों को याद रखिएगा। जब भी इटली का बात करेंगे हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम बताएंगे 3 को व्यक्ति इसमें आया है और उसमें से सबसे पहले व्यक्ति है मेजनी। जी हाँ, मेजनी, ये व्यक्ति एक है। और फिर इस एक और जोड़ दीजिए, दूसरा है काउंट काउर, और एक और व्यक्ति है और उसका नाम है गेरिबाल्दी। जी हाँ, गेरिबाल्दी। ये 3 व्यक्ति, 1, 2 और 3, ये तीनों व्यक्ति मिलकर कुछ ही दिनों में ये जो बिखरा हुआ इटली था, मैं बता दूं ये लोग प्रयास किया है। शुरू कब से प्रयास किया, मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में बता दूं। ये लोग शुरू कब से किया, लगभग 1825 साल के आसपास ही लोग शुरू किया है। 1825 के आसपास ही लोग काम शुरू किया है। और मैं बता दूं 1871, जी 1871, ध्यान रखिएगा, 1871 आते आते ये जो टुकड़ा में बटा हुआ था ये सब एक हो गया। अर्थात इटली का जो बिखरा हुआ था वो एक कब हुआ, तो 1871। उसी को कहा जाता है एकीकरण। बिखरा हुआ था उसका एक होना। इटली के एकीकरण का मतलब हो गया जो बिखरा हुआ था वो एक कैसे हुआ, उसी के संबंध में ज्ञान हासिल करना, उसी के संबंध में व्याख्या करना है। तो शायद मोटा-मोटी आपने समझ गए कि इटली 19वीं सदी से पहले कई क्षेत्रों में बटा हुआ था और जिसके अधिकांश क्षेत्रों पर या तो ऑस्ट्रिया का शासन था या फ्रांस या अदर देश। लेकिन 3 को महापुरुष आया, जिसका पहला का नाम था मेजनी, दूसरा का काउंट का, तीसरा का गेरिबाल्दी। तीनों व्यक्ति के प्रयास से, वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन 3 व्यक्ति के मुख्य रूप से प्रयास से जो बिखरे हुए इटली थे वो कुछ ही दिनों में एक हो गया। और कब हुआ, 1871 ईस्वी। जी ये याद रखना है कि इटली का एकीकरण कब हुआ, इटली एक कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में। क्या बताइए। अच्छा, एकीकरण में अभी बताया, एकीकरण का मतलब होता है एक होना या एकजुट होना। है ना समझ में। बिखरा हुआ जो है तो उसको क्या हुआ, एक हुआ तो क्या कहलाते हैं, एकीकरण कहलाते हैं। जैसे आप ही के भैयारी 3-4 भैयारी होंगे, अलग अलग हैं, लेकिन सब क्या हुआ, किसी कारण से या सद्बुद्धि आया तो सब क्या हो गया, एक साथ रहने लगे, एक तरह के विचार हो गया, तो उसको क्या कहते हैं। समझ गए इसको। अब इसको सिर्फ लिखाना है, लिखिएगा और जल्दी में लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम देखते हैं। है टाइम अभी 2-3 मिनट, लिखिए तो आप लोग लिखिए। इटली यूरोप महादेश के एक महत्वपूर्ण देश हैं, जो
19वीं सदी आते आते जो 19वीं सदी आते आते 19वीं सदी आते आते कई टुकड़ों में बट गया, कई टुकड़ों में बट गया। कई टुकड़ों में बट गया, जिसके अधिकांश भागों पर, जिसके अधिकांश भागों पर, जिसके अधिकांश भागों पर ऑस्ट्रिया या फ्रांस का शासन हो गया, जिसके अधिकांश भागों पर ऑस्ट्रिया या फ्रांस का शासन हो गया, शासन हो गया, जिसके अधिकांश भागों पर ऑस्ट्रिया या फ्रांस का शासन हो गया। लेकिन इसी बीच इटली में राष्ट्रवादी भावना का जन्म हुआ। लेकिन इसी बीच इटली में राष्ट्रवादी भावना का जन्म हुआ, लेकिन इसी बीच इटली में राष्ट्रवादी भावना का जन्म हुआ और मैजिनी, लिखिए, और मैजिनी बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैजिनी, कॉन्टकाबू, गेरिबाल्डी, मैजिनी, कॉन्टकाबूर, गेरिबाल्डी के प्रयास से, मैजिनी, कॉन्टकाबूर, गेरिबाल्डी के प्रयास से बिल्कुल अस्थिर से लिखिए। अगर आप वो कहीं छूट जाता है या किसी भी तरह की दिक्कत होता है तो हमको कहीं और सुनो, कोई धरफराने की बात नहीं, झूठों से ऐसे ऐसे मात हाथ घुमा लीजिएगा। मैजिनी, कॉन्टकाबूर, गेरिबाल्डी के प्रयास से इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो गया। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो गया। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो गया। तो चलिए माय डियर, तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो रहा है।